हेलो फ्रेंड्स, लाइव ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शब्द शक्ति का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम परियोजनावती लक्षणा पहले क्या पढ़ चुके हैं इसको देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं लक्षणा शक्ति की परिभाषा भेद। तो स्पष्टीकरण में ये दिया गया था। लक्षणा को समझने के 4 सोपान। मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ से भिन्न अन्य संबंधित अर्थ की प्रतीति, उस भिन्न अर्थ को मुख्यार्थ से संबंधिता। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ की प्रतीति का मूल रूढ़ि प्रयोजन या प्रयोजन का होना। तो कैसे होता है? भिन्न जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो उसके मूल रूढ़ि प्रयोजन आवश्यक होता है। यह यथा मूर्खता के लिए गधा कहना, कमल का प्रयोग करना रूढ़ि बन गया है। जय शंकर प्रसाद की कामायनी कुद की 2 पंक्तियां का उदाहरण प्रस्तुत हुआ था। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया गया था। उषा काल को लक्ष्मी जैसा बताना, किरणों को तीर का बताना लक्ष्यार्थ से ग्रहण था। और पहला सोपान, वह जो भी व्यक्ति है पुरुष है, न कि जंगल में रहने वाला सिंह। दूसरे सोपान में क्या है? मुख्यार्थ यानी अभिधेयार्थ न ले पाने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करता है। तो तीसरा सोपान, चौथा सोपान, इस प्रकार पहले हम पढ़ चुके हैं। लक्षणा के भेद भी पढ़ चुके हैं। तो लक्षणा के भेद कैसे हैं? तो रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा ये भी पढ़ चुके हैं। रूढ़ि लक्षणा क्या होती है, फिर प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है। तो रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा के भेद में गौणी और शुद्धा है। तो गौणी रूढ़ि लक्षणा है और फिर शुद्धा रूढ़ि लक्षणा, गौणी प्रयोजन लक्षणा, शुद्ध प्रयोजन लक्षणा। तो इस प्रकार हम पहले के पाठ में पढ़ चुके हैं। गौणी और शुद्ध प्रयोजन लक्षणा के भेद। सारोपा गौण प्रयोजनवती। तो फिर साध्यावासना गौण प्रयोजनवती लक्षणा। पहला क्या है? सरोपा। इसमें इसको फिर से देखते हैं। जहाँ उपमेय के आरोप से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। मुख कमल और मुख और कमल दो भिन्न वस्तुएं, दोनों में समान गुण सुंदरता होने के से उपमान कमल का उपमेय मुख आरोप किया गया है। साथ ही मुख को कमल के समान बताने का प्रयोजन भी है। साध्यावसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। यहाँ उपमेय को उपमान में अध्यवसान विलीन करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किए जाते हैं। जहाँ भी लक्ष्यार्थ होती है वहाँ बाधा तो दोस्तों उदाहरणार्थ बाधा तथा विधु को किसने देखा है? यहाँ पर उपमेय जो बाधा मतलब विधु उपमान में विलीन कर दिया जाता है। मुख का अर्थ है दोनों मुख और विधु में सुंदरता के गुण के समान होने के कारण यहाँ गौणी भी है और सुंदरता को बताने का प्रयोजन भी स्पष्ट है। तो अब देखते हैं आगे शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं होते हैं। लक्षणा जिसे जहत स्वार्था भी कहते हैं। उपादान लक्षणा जिसे अजहत जहत स्वार्था भी कहते हैं और उपादान में लक्षणा में जिसे अजहत स्वार्था भी कहते हैं।
लक्षण लक्षणा जहत स्वार्थ। यहाँ जहाँ लक्षणार्थ ग्रहण करने के लिए मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बिल्कुल त्याग दिए जाते हैं। जहत का अर्थ ही है छोड़ दिया गया हो, और स्वार्थ का अर्थ है स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ यानी अपना अर्थ। वाच्यार्थ अर्थात जिसने अपना वाच्यार्थ मुख्यार्थ को छोड़ दिया। उदाहरण, पेट में चूहे कूदते हैं। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब ये यहाँ होता है कि पेट में चूहे होने या फिर उनके कूदने का प्रश्न नहीं है, यहाँ तीव्र भूख लगने का है। उपादान लक्षणा में क्या है? अजहत स्वार्थ। जहाँ लक्ष्यार्थ ग्रहण करने में मुख्यार्थ वाच्यार्थ से संबंध ना छूटे। आपादान का अर्थ है ही ग्रहण करना है। निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। तो यहाँ पर कलाई नहीं है में उपादान लक्षणा है, क्योंकि कलाई करने से अभिप्राय है भाई की कलाई से है। इस लक्ष्यार्थ का संबंध मुख्यार्थ कलाई से बना हुआ होने के कारण उपादान लक्षणा है। तो दोस्तों इससे हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे MP वर्ग 1 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, दिसंबर में होने की संभावना है। और उसी तरह MP सेट, UGC नेट जैसे MP सेट होती है, तो उसमें भी व्याकरण पूछा जाता है, तो बीच से ही उठाकर दे दिया जाता है। तो लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षण लक्षणा, इसको समझ कर बार बार समझेंगे। उपादान लक्षणा में देखा। और व्यंजना शक्ति के भेद। व्यंजना शक्ति एवं उसके भेद। व्यंजना शक्ति की परिभाषा शब्द क्योंकि जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। स्पष्टीकरण, अभिधा में वाच्यार्थ मुख्यार्थ होता है तो लक्षणा में लक्ष्यार्थ अभिष्ट होता है। इसी प्रकार व्यंजना में अभिष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्यार्थ को ऊपर दी हुई परिभाषा में गूढ़ार्थ भी कहा जाता है। गूढ़ार्थ गूढ़ प्लस गूढ़ धन अर्थ इक्वल टू गूढ़ार्थ अर्थात छिपा हुआ। गूढ़ अर्थ व्यंग्य का अर्थ भी छिपा हुआ होता है। इस प्रकार जब शब्द का वाच्यार्थ अभिष्ट ना रहे तो लक्षणा शब्द शक्ति का काम करती है, तब हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं। किंतु कई बार शब्द के अर्थ ग्रहण करने में लक्ष्यार्थ भी असफल रहता है, तब शब्द की यह तीसरी शक्ति व्यंजना काम करती है। इस तीसरी शब्द शक्ति द्वारा गृहीत अर्थ ही व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ या प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। यह न तो वाच्यार्थ की तरह कथित होता है, न लक्ष्यार्थ की तरह लक्षित किया जा सकता है, वरन यह तो व्यंजित, ध्वनित, सूचित और प्रतिभाषित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पके हुए अंगूर के गुच्छे में छिपी हुई विशेष पीताभा उसकी मिठास को सूचित करती है। सौहृदय जन भी इसी प्रकार शब्द में निहित व्यंग्यार्थ को अनुभव कर लेते हैं। उदाहरण तौर पे किसी दृष्ट जन के लिए कहा जाए, आइए महात्मा जी आपका स्वागत है। यहाँ ना तो वह दुष्ट व्यक्ति का महात्मा बताना वक्ता का अभिष्ट है और ना ही उसका स्वागत करना। तो दोस्तों उसका स्वागत कर रहा है, वरन उसमें निहित व्यंग छिपार्थ है। तो यह भी कि अरे दुष्ट, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ आने का पर धिक्कार है। व्यंजना के भेद। व्यंजना वैसे तो अनेक भेद किए हैं, किंतु यहाँ उसके दो प्रमुख भेदों की चर्चा की जा रही है। यह भेद सावधी व्यंजना तथा आर्थिक व्यंजना है। सावधी व्यंजना परिभाषा, जब व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ
का बोध कराती है तो शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। स्पष्टीकरण में क्या है कि जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर अवलंबित होता है, दूसरे शब्दों में यदि उस व्यंग्यार्थ वाले शब्द को हटाकर उसी का समानार्थी अन्य शब्द रख देने पर भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति न हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना मानी जाएगी। इसके दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अभिधा शक्ति प्रसंगानुसार उसके उपयुक्त वाच्यार्थ को व्यक्त करने में सहायक होती है। इस वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कथन से कोई अन्य ध्वनि निकलती है तो वहाँ अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना होती है। मुख मनोहर श्याम रंग बरसत मुग्ध अनुरूप झूमत मतिवारी झमकी बनमाली रस रूप। तो यहाँ पर मेघों में घूम कर बरसने का दृश्य अंकित है। यहाँ पर युक्त बनमाली शब्द मेघ और कृष्ण दो अर्थ वाला है, अतः यहाँ जहाँ इस बनमाली शब्द से पूरे दोहे का मेघ के प्रसंगानुसार अर्थ व्यक्त होता है, वहीं कृष्ण के प्रसंगानुसार उनकी रामलीला का अर्थ भी ध्वनित होता है। इस प्रकार यहाँ बनमाली शब्द अविधा के आधार पर व्यंग्यार्थ का बोध कर रहा है, इसलिए यह अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना है। इसी प्रकार बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर हो घटी, ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। स्पष्टीकरण, यहाँ वृषभानुजा और हलधर सब अनेकार्थी होने से अन्य अर्थ भी एक से अधिक व्यंजित करा देता है। वृषभानुजा से वृष राशि के सूर्य के समान उग्र स्वभाव वाली राधा का तथा हलधर से बैल के भाई का व्यंग्यार्थ बोधित होता है। लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना, जब कवि या लेखक लक्षणा का आश्रय लेकर किसी व्यंग्यार्थ को सूचित करता है तब लक्षणा मूला व्यंजित होता है। जैसे नाम को बताई और जताई गंगा ऊधो बस, श्याम सो हमारे राम राम कह दीजिए। इस प्रकार उदाहरण दिया गया है लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना का। स्पष्टीकरण में ये क्या है, जब उद्धव मथुरा वापस लौट रहे हैं उस समय गोपियों का यह कथन है कि जहाँ राम राम लक्षणिक पद है तो राम राम सामान्यतः अभिवादन के लिए संबोधन के रूप में कहा गया। इस प्रकार सामान्य तौर पर अभिवादन राम राम अभिमूलक है, परंतु यहाँ इसका व्यंग्यार्थ यह है कि प्रियतम कृष्ण का वियोग सहते सहते तो अब हमारा अंत समय राम राम करने का ही आ गया है। चूंकि यह व्यंग्यार्थ लक्षणा के आधार पर ही ध्वनित हो रहा है, अतः यहाँ लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना मानी जाएगी। इस प्रकार राम राम व्यंग्यार्थी गोपियों द्वारा अभिष्ट है। आर्थी व्यंजना में क्या है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स परिभाषा। जब अविधा और लक्षणा के द्वारा व्यंग्यार्थ स्पष्ट न हो तो शब्द के द्वारा उसका बोध न होकर अर्थ के द्वारा होता है, तब आर्थी व्यंजना मानी जाएगी। स्पष्टीकरण, यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शाब्दिक व्यंजना में तो शब्द के हट जाने पर व्यंग्यार्थ लुप्त हो जाता है, अतः यहाँ वहाँ शब्द प्रधान होता है, परंतु आर्थी व्यंजना में शब्द गौण हो जाता है और अर्थ प्रधान हो जाता है। निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। ऊधो यह शोधो सो संदेश कह दीजियो, हरि सो यहाँ न फूले फूले वन कुंज है, किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत
अंगारन के पुंज है। उद्धव के द्वारा गोपियां यह संदेश अपने प्रिय कृष्ण तक भेजना चाहती है कि बसंत आ गया है, जिसमें वह जगह फूल खिलते हैं, परंतु हमारे यहाँ इस ऋतु में भी फूल नहीं आए और किंसु गुलाब, कचनार और अनार की डालियों पर अंगार दिखाई पड़ रहे हैं। इसका व्यंग्यार्थ यह है कि वसंत ऋतु में खिलने वाले किंसु गुलाब आदि के फूल वियोग में दुखी गोपियों को अंगारों के समान दाहक लग रहे हैं। अतः ये श्री कृष्ण तुम्हारा वियोग अब तक तो हमने किसी प्रकार सह लिया, परंतु वसंत की इस उपवनकारी ऋतु में तो वह हमें बिल्कुल असहाय हो गया है। ब्रज में रहकर तो तुमने सब प्रकार से हमारी रक्षा की, अब वियोग की अग्नि ज्वलित करने वाले इन अंगारों से भी हमारी रक्षा करो। यह व्यंग्यार्थ चूंकि अर्थ और घटित है अर्थ पर घटित है, अतः यह यहाँ आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो व्यंजना शक्ति का महत्व। व्यंजना शक्ति दैनिक व्यवहार के साथ साथ काव्य रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। एक शब्द से अनेक अर्थ लेने के लिए व्यवहार में व्यंजना शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे घर पर कोई अनचाहा व्यक्ति जमा हुआ है और जाने का नाम नहीं लेता, गृहपति का उससे यह कहना कि मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। व्यंजना शक्ति पर आधारित है। इस वाक्य के द्वारा गृहपति यह भी कहना चाहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। काव्य की उत्तमता का आधार ही व्यंजक शब्दों का प्रयोग माना गया है। शब्द प्रयोग की चमत्कार पूर्ण अर्थ वाला बनाने की दृष्टि से व्यंजना शक्ति का सर्वाधिक महत्व है। व्यंजना शक्ति का महत्व निरूपित करते हुए डॉक्टर त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव ने लिखा है कि व्यंजना का काव्य में विशिष्ट महत्व है। यह रसानुभूति में सहायक होकर चरमोत्कर्ष समझ क्षमता पर ही रखती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शब्द और अर्थ दोनों में रहती है। व्यंजना का महत्व आचार्य आनंदवर्धन ने भी ध्वनि काव्य की महत्ता के साथ स्वीकार किया है। तो लक्षणा और व्यंजना में अंतर क्या होता है देखते हैं। लक्षणा शक्ति का मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ की बाधा होने पर काम करती है, जबकि व्यंजना शक्ति मुख्यार्थ के साथ साथ काम करती है। जैसे राजमोहन सिंह हैं और वाक्य में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, क्योंकि शक्ति के द्वारा सिंह का अर्थ वीर और शक्तिशाली लिया जाएगा। गुरु का शिष्य से कहना सूर्य अस्त होने वाला है। वाक्य में सूर्य के छिपने रूपी मुख्य अर्थ की बाधा नहीं है, क्योंकि संध्या के समय सूर्य तो छिप ही रहा है। इसके अतिरिक्त गुरु के कथन में यह अर्थ छिपा है। अध्ययन समाप्त करो, संध्या उपासना करो, दीपक जलाओ, भोजन का प्रबंध करो। यह व्यंजना शक्ति के द्वारा ही संभव है। अभिधा शक्ति शब्द के लोक प्रचलित कोश में दिए गए अथवा व्याकरण सम्मत अर्थ को बताती है। अभिधा द्वारा शब्द का बताया गया अर्थ मुख्यार्थ कहलाता है। जैसे कमल सिंह गधा है, तो लक्षणा शक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात शब्द का अभिधा शक्ति संबंधी अर्थ लेना संभव नहीं है। न किसी स्त्री के मुख के लिए कमल, किसी वीर पुरुष के लिए सिंह और मूर्ख के लिए गधा शब्द का प्रयोग होने पर अभिधा शक्ति अर्थ बोध कराने में समर्थ नहीं होती। मुख के लिए कमल और शब्द का मुख्य अर्थ सरोवर में होना, प्रातः खिलना और संध्या काल में सिकुड़ना नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार मनुष्य को
सिंह और गधा पशु नहीं समझा जा सकता। मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर लक्षणा के द्वारा कमल का अर्थ सुंदर और कोमल सिंह, वीर और गधा का मूर्ख लिया जाता है। तो इस प्रकार शब्द शक्ति संपूर्ण हुआ। दोस्तों, हमने जिन क्लासेज में शब्द शक्ति को पढ़ा है तो लाइन बाय लाइन पढ़ा है, तो इसको ध्यान से देखने पर कुछ भी नहीं छूटेगा। और इससे शब्द शक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बता सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसी क्लासेस के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।